हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की और चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। परमाणु की संरचना की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट सेशन में आपने बहुत एटॉमिक मॉडल के बारे में देखा। आज के सेशन में इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में बोहर ने क्या करने का प्रयास किया? देखो, जो रदरफोर्ड की कमियां थी बोहर ने उनको दूर करने का प्रयास किया। किसी भी परमाणु मॉडल में यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? थॉमसन ने मॉडल दिया, जिस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, देन उसको रदरफोर्ड ने आपका एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अब उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? यहाँ पर बोहर आपका एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में शेल का कॉन्सेप्ट आया था या एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया था, ठीक है ना। एनर्जी लेवल या शेल किसको कहा जा रहा था? जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है या इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट। ओके, देन अपनी एनर्जी के बेसिस पर उसकी ऊर्जा कितनी है, उस आधार पर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में पाया जा रहा है। और देन आपने कहा कि यहाँ पर बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था 2n² करके, जिसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उन ऑर्बिट्स में या एनर्जी शेल्स में आपका हो रहा था, ठीक है ना। तो 2n² के बेसिस पर हमने देखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में आपका आ रहे हैं। ओके, चलिए, मैंने आपको कहा था कि आज के सेशन में हम कुछ कंपाउंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखेंगे, कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्योंकि वैलेंसी भी आप लोग इसी से समझ पाते हैं ना, समझ रहे हो। वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट ऑल्दो आपने पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक आपने सिर्फ याद की है वैलेंसीज की, सबसे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो आ कहाँ से रहे। चलिए, एक एक करके अलग अलग कंपाउंड हम ले लेंगे। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, first 18 elements with electron distribution in various shells. Okay, प्रथम 18 तत्वों का तत्वों के कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइड लिखो तत्व, ठीक है। फिर लिखिए तत्व क्या, परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है। फिर उसमें लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, देन लिखो प्रोटॉनों की संख्या, और देन लिखिए कोशों में किसका वितरण होगा, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा ना। ठीक है, कौन कौन सी कोश है? के है, एल है, एम है, एन है, और भी कोई कोश होगी तो आगे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला तत्व लिखो। सबसे पहला तत्व कौन सा है बताओ? पहले भी मैंने आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के लिए बोला था, हाइड्रोजन होता है पहला तत्व, H। सिंबल से बता रही हूँ, सिंबल से ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन है, परमाणु का क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। प्रोटॉन, देखो परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या ही है, ठीक है ना, 1। तो किस कोश में इलेक्ट्रॉन जाएगा? पहली कोश में। तो K में इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, समझ रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, एक ही उसमें प्रोटॉन है। हाइड्रोजन आपका ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है,
समझ रहे हो, इसमें आपके न्यूट्रॉन नहीं है। चलिए दूसरा लिखिए, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 2 है। ठीक है, देन कोशों में वितरण, के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आएगा। के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, जो आप पहले निकाल चुके हैं। ओके, देन लिथियम, परमाणु का क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, प्रोटॉनों की संख्या 3। के में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इसमें 18, इसमें आपका 32। ठीक है ना, इस तरह से आपने निकाला था। तो 3 है तो 2 इसमें आएंगे और 1 आपका एल में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो, फोर्थ बेरिलियम, परमाणु का क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, प्रोटॉनों की संख्या 4, कोशों में वितरण 2 2। इसी प्रकार से वैलेंस शेल में, यानी सबसे बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से आप वैलेंसी का भी आकलन करते हैं, जिसको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं। ओके, चलिए पहले 4 तत्व आपके ये हो गए। फिर से लिख लो यहाँ पे, तत्व, परमाणु का क्रमांक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, देन कोशों में वितरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, बोरॉन, कितना है परमाणु का क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, प्रोटॉनों की संख्या 5, कोशों में वितरण 2 और 3। ठीक है, पहली कोश में 2 और दूसरी में आपके 3। नेक्स्ट है आपका कार्बन, परमाणु का क्रमांक 6, कोशों में वितरण, परमाणु का क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या 6, 2 और 4, इस तरह से कोशों में वितरण होगा। ठीक है, देन नाइट्रोजन, परमाणु का क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, प्रोटॉनों की संख्या 7, और कोशों में जो वितरण होगा वो 2 और 5। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होगा 8, परमाणु का क्रमांक 8 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है, 2 और 6, इस प्रकार से वितरण होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद आपका आता है फ्लोरीन, F, परमाणु का क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9, प्रोटॉनों की संख्या 9, कोशों में वितरण 2 और 7। ठीक है, चलिए देन नियॉन, नियॉन में परमाणु का क्रमांक 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, प्रोटॉनों की संख्या 10, वितरण 2 और 8। ठीक है, अष्टक का नियम आपका कहता है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है ना, जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, या अक्रिय गैस के समान विन्यास होगा, ठीक है ना, तो तब वो कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा, यानी कि वो तब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, या फिर उसको अभिक्रिया करके कोई भी अन्य तत्व जो है उसको अभिक्रिया करके इसके समान या फिर इससे पहले वाला जो आपका अक्रिय गैस है उसके समान विन्यास प्राप्त करना होता है। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पहली अक्रिय गैस जो थी वो हीलियम है, क्योंकि हीलियम में यहाँ पर 2 ही आपका क्या आता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और के में आपका मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसके जो गुण है वो नियॉन के समान है या उस ग्रुप के समान है, तो आप क्या कहेंगे, ये अक्रिय गैस की श्रेणी में आपका आता है। तो पहला जो तत्व है अक्रिय गैसों का वो कौन सा है, वो हीलियम है आपका। ठीक है, तो इसके नजदीक वाले जो तत्व हैं वो इसके समान विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं।
समझ रहे हैं? यानी कि क्या करेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन दान करके 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। जैसे लिथियम हो गया तो +1 चार्ज आएगा। +1 क्यों आएगा? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को अपना दान कर देगा, हीलियम के समान बना लेगा। ये बेरिलियम है आपका, +2 आएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा आपका। ठीक है, बोरोन आएगा, उस पर आपका +3 आ जाएगा। ठीक है, देन कार्बन जब आपका आता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को आपका त्याग नहीं सकता है। देन जब हम यहाँ पर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो आपका है वो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं सकता है और 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी नहीं कर पाता है। उस केस में वो सहसंयोजी आबंध बनाता है, यानी शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग करके अपना अष्टक पूरा करता है। ओके, जब नाइट्रोजन की बारी आएगी तो नाइट्रोजन आपका इसके समान विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करेगा। किसके? नियॉन के समान। ठीक है ना, तो इसके नजदीक जो भी है, किसके नजदीक? नियॉन के, वो सारे नियॉन की तरह विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, यानी अपने अष्टक में जो उनका भयतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जब हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो 5 है, तो इसको 3 और चाहिए। ठीक है ना, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो इसको कितने चाहिए? 2 और चाहिए। तो जनरली ये -3 और -2 आपका चार्ज रखेंगे, -3 इस पे, -2 इस पे। देन अगर फ्लोरीन पर बात करेंगे तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसमें -1। इस प्रकार से अब क्या देखते हैं, उन पर चार्ज देखते हैं, साथ ही वो कैसे इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहे हैं और त्याग कर रहे हैं। क्या उनके लिए आसान होगा? कम इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है, उसी प्रकार से कम इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना आसान होता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं करेंगे और ज्यादा ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करेंगे। ये आप 4 के कंपैरिजन में देख सकते हो। जब 8 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो आप कि अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो उसमें क्या 8 का आप हाफ कर लेंगे 4, तो 4 से अधिक यानी कि 5 या 6 इलेक्ट्रॉनों को दान नहीं कर सकते हो और 5 या 6 इलेक्ट्रॉनों को आप ग्रहण नहीं कर सकते हो। तो आपको देखना है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन थे तो इनको निकालना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो उस केस में 3 को ग्रहण करना आसान है। ठीक है, तो संयोजकता क्या हो गई? 3 हो गई नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन के केस में संयोजी कोश में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 के 6 को आप निकाल नहीं सकते हो। ठीक है ना, वो आसान नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना आसान है। क्लियर? इस तरह से चलिए नोट करिए। नियॉन के बाद आपका आता है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11। जब आप कोशों में वितरण करेंगे तो K में 2, L में 8, कितने हो गए? 8 और 2 10, और एक बचा वो कहाँ जाएगा? वो M में जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको भी सोडियम आएगा इसके बाद, जिसका परमाणु का क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11, और कोशों में जब वितरण करेंगे तो K में 2, L में आपका 8 और M में आपका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है ना, अब इसको भी नियॉन के समान विन्यास प्राप्त करना है। ठीक है ना, नियॉन के समान विन्यास प्राप्त करना है, तो इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये इसको क्या करेगा? ये इसको बाहर निकाल देगा। तो अपने आयनिक कंपाउंड का जब केस पढ़ा था तो उसमें NaCl का हमने एग्जांपल लिया था, तो हमने बोला उसमें वो M वाली कोश को अपनी समाप्त कर देता है। समाप्त करने का मतलब क्या है? वो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और अब उसका विन्यास इसके समान हो गया, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। 2 8 का विन्यास वो प्राप्त कर लेता है। जो उसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, अपना एक निगेटिव चार्ज निकाल दिया, तो उसकी वजह से उसके प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। मतलब प्रोटॉनों की संख्या 11 है, जब इलेक्ट्रॉन 1 निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा यानी 1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो वो Na पॉजिटिव के रूप में हमें दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, फिर से ऐसे ही लिखिए तत्व। ठीक है, परमाणु का क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, कोशों में वितरण। ठीक है, कौन कौन सी कोश में वितरण हो रहा है? K में हो रहा है, L में हो रहा है, M में हो रहा है, N में हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, मैग्नीशियम होता है Mg और कहीं कहीं मैंगनीज आता है, वो Mn होता है। ओके, परमाणु का क्रमांक 12 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, प्रोटॉनों की संख्या 12, K में आपके 2, L में आपके 8 और बचे हुए 2 M में। तो ये भी क्या करेगा? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके कैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा? आपका नियॉन के समान। ओके, चलिए एल्यूमिनियम क्या कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13,
प्रोटॉनों की संख्या 13। इनसे आप, अगर आपको परमाणु का द्रव्यमान पता है तो उससे फिर आप न्यूट्रॉनों की संख्या भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। 2 8 3 हो जाएगा, ठीक है ना। Al3 पॉजिटिव बनाता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है। और मैंने आपको बताया भी तो था, जनरली जो धातु होती है आपकी, जितनी भी मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी ही यही होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज बियर करते हैं अपना, ओके। एल्यूमिनियम के बाद आपका आएगा सिलिकॉन, Si, एटॉमिक नंबर 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन 14, 2 8 4, ठीक है। 10 सिलिकॉन के बाद आपका आएगा फास्फोरस, परमाणु का क्रमांक 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15, 2 8 5, ओके। सल्फर 16 16 16, 2 8 6, ओके। सल्फर के बाद क्लोरीन 17 17 17, 2 8 7, ठीक है। देन आर्गन 18 18 18, 2 8 8, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर अक्रिय गैस है आर्गन, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में भी कितने हैं, 8 हैं। तो इसके नजदीक जो होंगे वो इसके समान विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, यानी अपनी तीसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने का प्रयास करें, ओके। चलिए नोट करिए। चलो भाई, अब कुछ चीजें ध्यान देने वाली है यहाँ पर। होता क्या है जनरली, अब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, ठीक है ना। अब क्या 8 के बाद यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बताओ। हो सकते हैं, जैसा अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो m में 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जहां पर हमने कितना पढ़ा था बताओ, 18 इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे ना आपने। 2n² में n की वैल्यू m के लिए कितनी हो जाएगी, 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और इंटू 2 18, ठीक है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यहाँ मैक्सिमम। लेकिन क्या हमने कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किसी का देखा है या कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखा है तो इस प्रकार से 2 8 19 करके देखा है, नहीं देखा है। तो ऐसा कौन सा नया रूल है, एक नियम वहां पर कहता है आपका कि जो सबसे बाह्यतम कोश होगी ना, अष्टक के नियम तो क्या कह रहा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अष्टक का नियम में साथ साथ हम ये भी पढ़ रहे हैं कि जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अगर ये अंदर की कोश है तब तो इसमें 18 तक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर ये सबसे बाहरी कोश है तो इसमें 8 से अधिक नहीं होंगे। अगर 9 इलेक्ट्रॉन है सपोज, इसके बाद जो तत्व आएगा उसका विन्यास क्या होगा, 2 8 और उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो उन 9 को हम यहाँ नहीं भरेंगे, यहाँ हम 8 भरेंगे और उसके बाद आपकी नेक्स्ट कोश में आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। समझ रहे हैं क्या कहा गया, कि जो सबसे बाहरी कोश होगी उसमें आपका इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक नहीं होने चाहिए, समझ गए। सबसे बाहरी कोश, अब ये सबसे बाहरी कोश है इस केस में, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके नेक्स्ट कोश में भी आपका, इसको हम सबसे बाहरी मान लेंगे, लेकिन इसमें 9 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, वो 1 इलेक्ट्रॉन n में चला जाएगा और फिर n में 1 है तो वो 8 से कम है, समझ रहे हो ना। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। तो यहाँ पर हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा, जितना भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था वो हमने सारे तत्वों का यहाँ पर लगा लिया। इसको आपने, तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनों का वितरण यहाँ पर देखा, ओके। जहां पर कि बोहर क्या कह रहे थे, बोहर कह रहे थे आपका द डिस्ट्रीब्यूशन वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी, दोनों का नाम आता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। 2n² के फॉर्मूले से आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो सबसे बाह्यतम कोश है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। The maximum number of electron in different shell
आर एज फॉलोज, जबकि हमें यहाँ पर बताया गया था कि के में 2 आएंगे, एल में आपका 8 आएंगे, और थर्ड जो ऑर्बिट होगी जिसको हमने एम डेजिग्नेशन दिया था उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फोर्थ में आपका 32 आएंगे, और इसी तरह से एम एन के बाद ओ पी क्यू आर जितनी भी शेल्स आएंगी। अभी तो हमने बहुत कम जो आपके स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं जिनका 18 तक एटॉमिक नंबर है उन्हीं के लिए शेल्स देखी, लेकिन बहुत ज्यादा जब एटॉमिक नंबर आएगा 100 में तो नंबर ऑफ शेल्स आपका इंक्रीज होती जाएंगी, है ना। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाएंगी आपका, तो देन 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी भरे जाएंगे उसके नेक्स्ट शेल में, है ना, 2n² के फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर सबसे बाह्यतम कोश ये होगी तीसरी वाली, तो उस तीसरी में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 8 से अगर 9वां इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको आप तीसरी में नहीं डालेंगे, ऑल्दो हमने पढ़ा है कि 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन जब वो अंदर की शेल है तब हो सकते हैं। बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 9वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका एन वाली या फोर्थ वाली जो शेल है उसमें चला जाएगा। क्लियर है? चलिए, यहां तक हमने आज के सेशन में पढ़ा। आने वाले सेशन में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे उस रूल को, और उसके बेसिस पर कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और तब तक के लिए यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।